कानपुर से बड़ी खबर आपको रूबरू करवा दें। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। थाना नौबस्ता के पास का यह मामला बताया जा रहा है। 25,000 का इनामी बदमाश जिसको दबोचा गया। मुठभेड़ पुलिस के साथ, पुलिस की गोली लगने से ये जख्मी हुआ है, ये जानकारी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। कानपुर की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी बदमाश है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के बाद। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मुठभेड़ के दौरान की। और ये वही बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके सामने है जब वो जख्मी हुआ। पुलिस के साथ में मुठभेड़, 25,000 का इनामी इसको बताया जा रहा है। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। अलग अलग हिस्सों में कई टीमें लगातार दबिश के लिए लगी हुई थी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस के साथ में हुई मुठभेड़ बदमाश की और उसके बाद उसको दबोच लिया गया। हालांकि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पैर में गोली लगी। अब इसके और साथी भी हैं क्या, इसको जानने की कोशिश भी पुलिस के अधिकारी करेंगे। इससे पूछताछ भी होगी। इसके और साथी क्या इलाके में एक्टिव हैं, ये भी जानने की कोशिश। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है मुठभेड़। और चलिए अब रुख करेंगे घड़ी घड़ी घमासान और खबरों के तूफान का। तो जोशीमठ इन दिनों दोहरी आफत से गुजर रहा है। पहले दरारों ने डराया और अब आपदा की इस घड़ी में बर्फबारी ने नई चिंता खड़ी कर दी है। लेकिन इन सबके बीच सियासत भी खूब हो रही है। वैसे तो बर्फबारी का नजारा बेहद खुशनुमा होता है, लेकिन जोशीमठ में इस वक्त बर्फबारी लोगों की चिंता का सबब बनी है। जगह जगह जमीन धंसने और घरों में दरार के बीच भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी। इधर जोशीमठ के मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर से मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, आपदा सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर जोशीमठ में दरार के मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जायजा लेने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के कामकाज और राहत बचाव कार्यों को लेकर सवाल खड़ा किया। और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नियत से फौरी तौर पर इंतजामात किए जाने हैं, उसको कम करने की नियत से इस तरीके से वहाँ काम कर रही है। जाहिर है ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि समाधान का है, क्योंकि जोशीमठ में इस समय प्रशासन की अलग अलग टीमें अपने काम में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम ने उनके सामने चुनौती और बड़ी कर दी है। देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है तो वहीं कई जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। चार धामों में केदारनाथ धाम में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ से ढके धाम की रौनक देखने लायक थी। जमीन से लेकर पहाड़ तक सफेद चादर में लिपट गया। इसके अलावा जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई। अभी भी धनौल्टी, औली, चक्राता सहित कई पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। चमोली के रामड़ी गांव में तो इतनी बर्फबारी हुई कि 3 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी से रामड़ी नंदानगर मोटर मार्ग भी बाधित हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। इधर पिथौरागढ़ और टिहरी में बर्फबारी से कारोबारियों की उम्मीद बढ़ गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ में होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में कड़ाके की ठंड के रूप में दिखाई दे सकता है। तो लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने की मांग से इतर खिलाड़ी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 भारतीय पहलवानों ने बुधवार को प्रदर्शन शुरू किया। अब उनके समर्थन में कई दूसरे पहलवान और कोच आ गए हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर मनमानी करने और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और कुश्ती संघ को खत्म करके एक नए संघ का निर्माण किया जाए। ये प्रदर्शन खत्म कराने के लिए खेल मंत्रालय ने भी पहलवानों से बात की, लेकिन बातचीत के बाद पहलवान संतुष्ट नहीं हुए।
भारतीय ओलंपिक संघ को भी पहलवानों ने पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है। खिलाड़ियों का साफ कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो इसके बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे आपसे। वहीं अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जंतर मंतर ही कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए मुकाबले का अखाड़ा बन गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है और मामला अब सियासी हो चला है। वहीं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ हल्ला बोल जारी है तो कोई फेडरेशन अध्यक्ष का समर्थन कर रहा है। इस बीच सियासी पारा सातवें आसमान पर है। दुर्भाग्य से एक नौजवान व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस धरने को राजनीतिक भी बताया जाने लगा है। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। खिलाड़ियों के आरोपों पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि धरना दे रहे खिलाड़ी राजनीति न करने को कह रहे हैं। जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। तो उधर आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। सूत्रों की माने तो सरकार ने खिलाड़ियों के सामने जांच रिपोर्ट आने तक ब्रजभूषण को कुश्ती संघ से अलग करने का विकल्प दिया है। साथ ही जांच के लिए खिलाड़ियों की सिफारिश पर 3 सदस्यीय समिति बनाने को कहा है। इधर दोबारा कमान संभालने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 में जुट गए हैं और शुरुआत यूपी से कर दी है। यूपी फतेह के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल से मिशन 24 का शंखनाद कर दिया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद देने के बाद भाजपा की पूरी फौज गाजीपुर पहुंची। एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। भाजपा ब्रिगेड की इस ललकार से साफ है कि 2024 की लड़ाई विकास बनाम माफिया के दम पर होने वाली है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था। दरअसल पूर्वांचल के गाजीपुर में 24 का शंखनाद करने के पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि पिछली बार 2019 में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को बसपा के अफजाल ने शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्वांचल में रणनीति के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। कहीं न कहीं गाजीपुर में अंसारी फैक्टर हावी है और ओम प्रकाश राजभर भी प्रभावशाली भूमिका में है। इसके अलावा यूपी में हारी हुई सीटों पर भाजपा का खास फोकस है। 2014 में 8 और 2019 में भाजपा को 16 सीटों पर हार मिली थी। यही वजह है कि गाजीपुर में कमजोरी को ताकत बनाकर भाजपा ने 2024 के लिए यूपी में मिशन 80 की शुरुआत की है। एक तरफ जहां भाजपा ने गाजीपुर से 2024 का बिगुल फूंक दिया है, वहीं विपक्ष अब भाजपा पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाजीपुर में 2024 का शंखनाद कर भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और विकास बनाम माफिया राज के दम पर सीधे सीधे पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था। भाजपा के दिग्गजों की इस गर्जना से विपक्षी खेमे का पारा हाई है और गाजीपुर में भाजपा की जनसभा पर सवाल खड़े किए हैं। समाज पार्टी का अपना एक बेस, मजबूत बेस है। अगर उसके साथ हम लगेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका रथ अगर रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी, और कहां से रुकेगा? वो उत्तर प्रदेश से रुकेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है। और विपक्ष बेशक भाजपा को सत्ता से हटाने का दावा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा ने केंद्र में हैट्रिक मारने के लिए बिसात बिछा दी है और शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे से की है। अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। तो 2024 को लेकर भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे तो रंग ही अलग दिखा। सुबह सबसे पहले जेपी नड्डा बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने काशी की कोतवाल काल भैरव की आरती उतारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा।
पूजा अर्चना के बाद जब दोनों नेता मंदिर परिसर से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बाहर खड़े थे। पूजा के बाद जब दोनों नेता बाहर आ रहे थे तब मंदिर के पास एक चाय की दुकान दिखी, जहां दोनों खड़े हो गए और फिर कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। सर्दी की सुबह में दोनों नेताओं ने चाय की दुकान के बाहर खड़े होकर चाय का आनंद लिया और इस दौरान वो आपस में बात करते दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बनारस के पान की तरह यहाँ चाय भी बहुत मशहूर है। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वाराणसी के बाद जेपी नड्डा सीधे गाजीपुर पहुंचे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का यूपी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। G20 के कल्चरल कोर ग्रुप की बैठक की मेजबानी मिलने के बाद आगरा को संवारने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर आगरा प्रशासन सर्दी में मौसम में सड़क बनाने में हाई स्टैंडर्ड्स कायम करना चाहता है। ऐसे में इस बार सड़क निर्माण में इस बार नया प्रयोग हो रहा है, जिससे रोड बनाए जाने के बाद तुरंत ये सड़क उखड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इसके लिए प्रशासन ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI की मदद ली है। इसमें हम एक ऐसा एडिटिव डालते हैं जिसके कारण बिटुमेन ठंडा होने के बाद भी अपनी विस्कोसिटी को खोता नहीं है, मतलब वो फिर भी चिपक जाता है, उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है। इस खास तकनीक का इस्तेमाल अभी केवल ठंडे इलाकों में ही किया जाता था, जिससे 0 डिग्री के तापमान में भी सड़क बना दी जाती है। इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। ये जो बिटुमेन है वो 120 डिग्री सेल्सियस के करीब उसको मिक्स करके उसकी परत यहाँ बिछाई जा रही है ताकि जो सड़क है वो उच्च गुणवत्ता की बने। दरअसल G20 समिट के मद्देनजर आगरा में 10 फरवरी की शाम 4:30 बजे 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। ये प्रतिनिधिमंडल 11 और 12 फरवरी को आगरा में ही रहेगा। इस दौरान ये डेलीगेशन ताजमहल सहित दूसरे ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएगा और 13 फरवरी की सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे में प्रशासन का जोर आगरा की एक अच्छी तस्वीर पेश करने की है, जो विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी स्थापित करेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटों का दौरा करने वाले हैं। मार्च महीने में शुरू होने वाले इस दौरे में सपा अध्यक्ष पूरे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के दौरे की योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे। खबरों के मुताबिक दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अपने दौरे के दौरान अखिलेश पुराने सपा नेताओं से मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित दौरे के दौरान कई मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। सड़कों से लेकर के जेल भरो आंदोलन से लेकर के धरना से लेकर के प्रदर्शन से लेकर के सब चलेगा। सपा के जेल भरो आंदोलन पर भाजपा ने सवाल उठा दिए हैं। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है और सरकार का भी यही अभियान है। अखिलेश यादव के मिशन 2024 पर उनके पुराने सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। वो सुनते जाइए खाली ना, वो बोलते हैं करते नहीं हैं। एक काम बता दीजिए जो करते हो। तो यूं तो सभी सियासी दल 2024 की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश भी सभी 80 सीटों में यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन अब इस पर सपा के विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पूर्वांचल से शंखनाद कर चुकी भाजपा के बाद अब अखिलेश भी मार्च से यूपी परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक थर्ड फ्रंट की कोशिश में जुटे अखिलेश के प्लान को भाजपा ने बड़ी चुनौती दे दी है और सबसे बड़ा हमला बोला है। वो अपने आप को घोषित तो करें, कहें कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, करें तो वो कुछ थोड़ी हिम्मत तो दिखाएं। अखिलेश का 2024 वाला प्लान सिर्फ भाजपा को ही नहीं चुभ रहा, बल्कि अखिलेश की रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है और अखिलेश के प्लान को हवा हवाई करार दे रही है। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। अखिलेश पर सवाल उठाने वाली बसपा भी 2024 को लेकर गांव-गांव तक पहुंच बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसको लेकर बसपा अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। लेकिन सपा बसपा की तैयारियों पर भाजपा ने चुटकी ली है। तो मुझे लगता है जब 2024 का चुनाव आएगा तो आज 3 सीटों पर अखिलेश खड़े हैं, मुझे लगता है कि 3 सीटों तो छोड़िए, इन्हें खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, रावण और विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव हुआ।
जिस वजह से दोनों नेताओं के काफिले में शामिल 5 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां इन दोनों को एक सभा में शरीक होना था। इस दिन की गाड़ियां सभा से थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान ही असामाजिक तत्वों ने आसपा कार्यकर्ताओं की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने तोड़फोड़ की पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं और अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जो बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता के अहंकार में पागल उठे, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ SSP और डीएम अपने कार्यालयों में चैन से नहीं सोएंगे। मेरा वादा है आपसे। ठीक है चंद्रशेखर, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना का प्रयास किया जाएगा, उन पे यह इस तरह की हरकत होगी तो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, जो बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए विधायक मदन भैया और चंद्रशेखर की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और भीम आर्मी और आसपा कार्यकर्ताओं ने खतौली के रतनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।